हेलो दोस्तों। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी जो स्वस्थ हैं, कुशल मंगल, अपनी तैयारी जो है बढ़िया और अच्छे तरीके से कर देते हैं। जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए नए हैं, हम सभी को बताया हमारे पे जो आपकी बीएड परीक्षा 2026 है, इसकी तैयारी डेली बेसिस पे करवाई जा रही है। बीएड इंटरनेशनल 2026 की तैयारी आपकी करवाई जाती है। जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाएंगे। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो है सुबह 10 बजे, रीजनिंग की जो है दोपहर को 1 बजे, कला की जो है शाम को 4 बजे, और हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आप सभी को देखने को मिलती है। तो इसी टाइम पर आप सभी को क्लास से जुड़ के तैयारी को पूरा और कंप्लीट करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन आ चुका है इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस क्लास का अपडेट, टेलीग्राम का अपडेट, जो पीडीएफ वगैरह आपको देखने को मिलेगा, तो आप लोग जो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। ठीक है, चलिए हम क्लास से स्टार्ट करेंगे। और स्टार्ट करने से पहले क्लास को जिसने लाइक नहीं किया है लाइक कर दीजिए, शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन कहते हैं, महात्मा गांधी के निम्नलिखित आंदोलनों को प्रारंभ से सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, चलिए। महात्मा गांधी के आंदोलनों का सही क्रम ना, तो पहले तो आपका देखिए चंपारण सत्याग्रह हुआ था। ठीक है, आपका 1917 ईस्वी में। उसके बाद आपका हुआ था अहमदाबाद का आंदोलन, फरवरी 1918 में। ठीक है, फरवरी 1918 में। खेड़ा का आंदोलन हुआ था मार्च 1918 ईस्वी में। असहयोग आंदोलन आपका 1920 ईस्वी में। ठीक है, तो ये वाला क्रम जो दिया गया है सही है महात्मा गांधी का। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। आपका है दूसरा नंबर, प्राचीन भारत में संगम क्या था बताइए। प्राचीन भारत में संगम किसको कहते थे? तो प्राचीन भारत में संगम जो है तमिल कवियों का संघ या मंडल कहलाता था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है सभी को? तमिल कवियों के संघ या मंडल को जो है प्राचीन भारत में संगम कहा जाता था। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। आपका है तीसरा नंबर, पूछा गया आपका साबरमती आश्रम का वास्तविक नाम क्या था बताइए। साबरमती आश्रम का वास्तविक नाम क्या था साथियों, इसका सही उत्तर दीजिए। ठीक है, साबरमती आश्रम का वास्तविक नाम अगर देखा जाए तो आपका राइट आंसर होगा सत्याग्रह आश्रम था। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो हमारा बी दिया गया है सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर, सत्याग्रह आश्रम साबरमती आश्रम का वास्तविक नाम था, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर होगा। क्लियर, चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। आपका है चौथा नंबर प्रश्न, क्या पूछा गया 1906 से 1920 के मध्य मोहम्मद अली जिन्ना की भूमिका भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में थी। क्या बताइए, अलगाववादी की, चरमपंथी की, राष्ट्रवादी की, या राष्ट्रवादी एवं धर्मनिरपेक्ष की, किसकी थी बताइए। 1906 से 1920 के मध्य जो है मोहम्मद अली जिन्ना की भूमिका जो है भारत के स्वतंत्रता संघर्ष या संग्राम में क्या थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रवादी एवं धर्मनिरपेक्ष से। ठीक है, तो ऑप्शन जो टी दिया गया है सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर को वर्ष 1906 से 1920 के मध्य मोहम्मद अली जिन्ना ने जो है कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, उस समय उनकी छवि जो है राष्ट्रवादी एवं धर्मनिरपेक्ष थी। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका है पांचवा नंबर, पूछा गया आपका दलित अधिकारों की सुरक्षा के लिए जो है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने जो है 3 पत्रिकाएं निकाली थी, निम्न में से कौन उनमें से नहीं है। ठीक है, चलिए, दलित अधिकारियों की सुरक्षा के लिए जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 3 पत्रिकाएं निकाली थी, निम्न में से कौन सी एक जो है उनमें से नहीं है। तो मुख्य नायक है, बहिष्कृत भारत है, बहिष्कृत समाज जो है नहीं है। ठीक है, ये नहीं थी, और इक्वलिटी जनता ये भी है। ठीक है, बात ही संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने जो है मुख्य नायक, बहिष्कृत भारत, इक्वालिटी जनता, जाति के विनाश, हु आर द शूद्रास जैसी कई पत्रिकाएं एवं पुस्तकें लिखी हैं। ठीक है, सिर्फ बहिष्कृत समाज को छोड़कर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, ब्रिटिश सरकार ने किस तिथि को भारत को पूर्ण स्वशासन देने की घोषणा की थी बताइए। ब्रिटिश सरकार ने किस तिथि को जो है भारत को पूर्ण स्वशासन देने की घोषणा की थी, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 30 जून 1948। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो हमारा दिया गया भी विकल्प आपका राइट आंसर होगा। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद जो है ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने जो है 30 जून 1948 से पहले भारत को जो है पूर्ण स्वशासन देने की घोषणा की थी। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। आपका 7वां नंबर, पूछा गया है, ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन को, बताइएगा सही उत्तर कर देगा, या ध्यान से देखिएगा। वह सुल्तान जिसने प्रथम बार हिंदू धर्म ग्रंथों का फारसी भाषा में अनुवाद कराने का कार्य प्रारंभ किया था, कौन था बताइए।
वह सुल्तान जिसने प्रथम बार हिंदू धर्म ग्रंथों का फारसी भाषा में अनुवाद कराने का कार्य प्रारंभ किया था, वह कौन था? तो वह था साथियों आपका फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा जो डी दिया गया है सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को दिख रहा है? चलिए, बहुत बढ़िया। फिरोज शाह तुगलक ने कई हिंदू धार्मिक ग्रंथों का फारसी में अनुवाद करवाया था। ठीक है, उसने जो है एजुद्दीन द्वारा दलायते फिरोज शाही नाम से कई हिंदू धार्मिक पुस्तकों का अनुवाद करवाया है। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन नंबर है आपका 8वां नंबर। पूछा गया भारतीयों के लिए सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया था? बताइए, भारतीयों के लिए जो है सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया था? तो भारतीयों के लिए सिल्क मार्ग जो है आरंभ किया था कनिष्क ने। ठीक है, कुषाण शासक कनिष्क ने जो है भारतीयों के लिए सिल्क मार्ग को शुरू किया था। इससे भारतीय व्यापार की पहुंच जो है चीन एवं सुदूर पश्चिम तक जो है विस्तृत हुई थी। ठीक है, चलिए, सिल्क मार्ग का निर्माण आपका कनिष्क ने करवाया था, कुषाण शासक कनिष्क। क्वेश्चन नंबर आपका 9 है। भारत में राज्यसभा के लिए 12 सदस्यों का मनोनयन कौन करता है? बताइए, भारत में राज्यसभा के लिए 12 सदस्यों का मनोनयन कौन करता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे राष्ट्रपति। ठीक है, ऑप्शन जो आपका सी दिया गया है सही उत्तर होगा। क्लियर? चलिए, अगला प्रश्न है आपके सामने। 10वां नंबर पूछा गया है, भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियां दी गई हैं, राज्यों को, केंद्रों को, या दोनों को, या उपयुक्त में से किसी को नहीं? भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किसको दी गई है? तो अवशिष्ट शक्तियां जो है केंद्र को दी गई हैं। ठीक है, तो ऑप्शन जो आपका बी देगा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, अवशिष्ट विषय वह होते हैं जो संघ, राज्य अथवा समवर्ती सूची में शामिल नहीं होते। ठीक है, इन अवशिष्ट विषयों के संबंध में कानून बनाने की शक्ति जो है केंद्र सरकार को प्राप्त होती है। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका है 11। किस संविधान संशोधन के द्वारा जो है शिक्षा का विषय जो है राज्य सूची से समवर्ती सूची को जो है स्थानांतरित कर दिया गया? तो बताइए, किस संविधान संशोधन के द्वारा जो है शिक्षा का जो विषय था इसको जो है राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों 42वें संविधान संशोधन में। ठीक है, ऑप्शन में जो सी दिया गया है सही उत्तर हो जाएगा। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत जो है शिक्षा, वन, नापतोल, वन्य जीव संरक्षण एवं न्याय प्रशासन को जो है राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में कर दिया गया था। ठीक है, चलिए, अगले क्वेश्चन को देखेंगे, ध्यान से देखिएगा। पूछा गया 12 नंबर, भारत का संविधान भारत में घोषित करता है क्या कि एक आपका स्वैच्छिक संघ है, एक परिसंघ है, या राज्यों का एक समूह है, या एक संघ है? बताइए, इसका सही उत्तर होगा भारतीय संविधान भारत। क्या देगा? भारतीय संविधान भारत को घोषित करता है क्या? तो भारतीय संविधान भारत को घोषित करता है कि या जो है राज्यों का एक समूह है। तो ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर सभी को? यहाँ पूर्ण संघीय व्यवस्था अथवा पूर्ण एकात्मक व्यवस्था को नहीं अपनाया गया है, अपितु संतुलित संसदीय व्यवस्था को अपनाते हुए जो है राज्यों को स्वायत्तता प्रदान की गई है। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका 13 नंबर। क्या दिया गया है? भारत के राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद का निपटारा कौन करता है? बताइए, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद का निपटारा कौन करता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो आपका ये दिया गया है सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर? भारत के राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद का निपटारा जो है सर्वोच्च न्यायालय करता है। क्वेश्चन नंबर आपका 14 क्या दिया गया है? पहला लोकपाल बिल भारत की संसद में प्रस्तुत किया गया था कब? बताइए, पहला लोकपाल बिल जो है भारत की संसद में कब प्रस्तुत किया गया था? तो यह किया गया था साथियों आपका 1968 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी दिया गया है राइट आंसर। पहला लोकपाल विधेयक जो 1968 में इंदिरा गांधी के शासनकाल में जो है प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, क्लियर? चलिए, और जिसने अभी तक लाइक नहीं किया है देख लीजिए, लाइक कर दीजिए, और जिसने शेयर नहीं किया क्लास को शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एक चीज आपका जो है आज कितना 29 तारीख हो गई है। ठीक है, तो यूपी पेड वाले जिसने अब तक अपना फॉर्म नहीं भरा है, 10 अप्रैल अपना लास्ट है। 10 अप्रैल को जाके उससे पहले ही अपना जो है फॉर्म भर के खत्म कर दीजिए। और 10 अप्रैल से जो है बिहार वालों का फॉर्म आने की संभावना है, तो उनका भी जो है फॉर्म आ जाएगा। झारखंड वालों का 25 तारीख था जो कि खत्म हो गया। ठीक है, तो जिसने भी अभी तक फॉर्म नहीं भरा है जाके फॉर्म भर दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यार। ठीक है, बाकी कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी रहेगा तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन पे आते हैं। संसदीय सरकार जिस सिद्धांत पर कार्य करती है वह क्या है? बताइए, संसदीय सरकार जिस सिद्धांत पर कार्य करती है वह क्या है? तो वह है साथियों आपकी विधायिका एवं कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध की वजह से। ठीक है, तो ऑप्शन जो सी देगा सही उत्तर होगा। संसदीय व्यवस्था विधायिका एवं कार्यपालिका के संतुलित संबंधों पर आधारित होती है,
जबकि संघीय व्यवस्था विधायिका एवं कार्यपालिका के मध्य जो है शक्तियों के विभाजन पर आधारित होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 16 नंबर क्या देगा, भारत की संसद में शून्यकाल शुरू होता है कब, बताइए। भारत की संसद में शून्यकाल जब कब शुरू होता है? तो देखिए, भारत की संसद में शून्यकाल शुरू होता है दोपहर के 12 बजे। ठीक है। ऑप्शन नो जो आपका सी दिएगा आपका राइट आंसर होगा। संसद में प्रश्नकाल के बाद दोपहर 12 बजे जो है शून्यकाल प्रारंभ होता है। इसमें बिना किसी सूचना के जो है प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, 17 नंबर प्रश्न क्या देगा, अनुवांशिकी में निम्न में से कौन प्रभावी है? अनुवांशिकी में निम्न में से कौन प्रभावी होता है? अराजकहीनता, आयच फैक्टर, रंगाधि या अधिरक्त स्राव, क्या होता है बताइए। अनुवांशिक में क्या प्रभावी होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आयच फैक्टर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। आयच फैक्टर अथवा रिसर्च फैक्टर एक आपका अनुवांशिक प्रोटीन है जो लाल रक्त कण की सतह पर होता है या अनुवांशिकी के प्रभाव तत्व होते हैं। ठीक है। चलिए, 18 नंबर प्रश्न क्या देगा, मनुष्य के फेफड़े में कितने भाग यानी कि खंड पाए जाते हैं? मनुष्य के फेफड़े में कितने भाग या खंड पाए जाते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथी यहाँ पे 5। ठीक है। ऑप्शन जो डी दिया गया राइट आंसर। मानव के फेफड़े में कुल 5 खंड होते हैं, 3 खंड दाएं फेफड़े में तथा 2 खंड आपके बाएं फेफड़े में। ठीक है। चलिए, 19वां प्रश्न क्या देगा, पक्षी जो अपना ऊपरी जबड़ा हिला सकता है कौन है बताइए। कबूतर है, तोता है, गिद्ध है या गौरैया है? पक्षी जो अपना ऊपरी जबड़ा हिला सकता है कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा तोता। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो दिया गया है, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, क्लियर। चलिए, अगले क्वेश्चन को देखेंगे क्या दिया गया है। 20 निम्न में से कौन शरीर में जो है प्रतिरोधक क्षमता विकसित करता है बताइए। निम्न में से कौन जो है शरीर में प्रतिरोधक क्षमता विकसित करता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा एंटीबॉडीज। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। एंटीबॉडी शरीर में जो है प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करता है। किसी भी बाहरी संक्रमण के शरीर में प्रवेश करने पर शरीर उससे लड़ने के लिए जो एंटीबॉडी का निर्माण करता है। ठीक है। चलिए, 21 नंबर क्या देगा, निम्न में से किसके द्वारा जो है स्वाइन फ्लू होता है? किसके द्वारा जो है स्वाइन फ्लू होता है? विषाणुओं के द्वारा, जीवाणुओं के द्वारा, फफूंदी के द्वारा या फीता कृमि के द्वारा? तो देखिए, स्वाइन फ्लू जो है HINI विषाणु के द्वारा होता है। ठीक है। HINI विषाणु से होता है। ठीक है। चलिए, 22 नंबर प्रोटीन का मुख्य तत्व क्या है? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या कार्बन, बताइए। तो हाइड्रोजन का मुख्य तत्व अगर देखा जाएगा तो आपका सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा नाइट्रोजन। ठीक है। ऑप्शन जो आपका बी दिया गया है, सही उत्तर होगा। ठीक है। प्रोटीन का मुख्य तत्व आपका नाइट्रोजन होता है। ठीक है। प्रोटीन मूलतः जो है न्यूक्लिक अम्ल से जो है निर्मित होता है और न्यूक्लिक अम्ल में मुख्यतः जो है नाइट्रोजन और फास्फोरस होता है। ठीक है। इसके अतिरिक्त कार्बन, हाइड्रोजन आदि को भी जो है कुछ मात्रा मिलता है यहाँ पे। ठीक है। चलिए, अगले क्वेश्चन को देखेंगे आपका 23 नंबर, निम्न में से किसके द्वारा पेट्रोल जनित आग को बुझाया जा सकता है बताइए। पेट्रोल से लगने वाली आग को जो है किससे बुझाया जा सकता है? रेत से, पानी से, कार्बन डाइऑक्साइड से या लकड़ी के बुझाते से? तो इसका राइट आंसर हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड से। ठीक है। ऑप्शन जो हमारा दिया गया है सही विकल्प आपका राइट आंसर है। पेट्रोल जनित आग को जो है पानी से नहीं बुझाया जा सकता क्योंकि पेट्रोल पानी से हल्का होता है। ठीक है। और पानी के ऊपर जो है तैरने लगता है। इस प्रकार से जो है आग को कार्बन डाइऑक्साइड से बुझाया जाता है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड आसपास की ऑक्सीजन को जो है समाप्त कर देती है। ठीक है। चलिए, 24 में फल पकाने का हार्मोन क्या है बताइए। फल पकाने का हार्मोन क्या है? तो फल पकाने का हार्मोन आपका जो है इथाइलिन होता है। ऑप्शन जो आपका ये दिया गया है, सही उत्तर है। ठीक है। फल पकाने के लिए जो इथाइलिन हार्मोन का उपयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त एसिटिलीन गैस का भी जो है उपयोग फल पकाने के लिए किया जाता है। आखिरी क्वेश्चन रहेगा आज की क्लास का 25 नंबर, सूरजमुखी पौधे के बीजों में क्या होता है बताइए। सूरजमुखी पौधों के बीजों में क्या होता है? तो देखिए, तेल होता है। ठीक है। ऑप्शन जो आपका बी दिया गया है, सही उत्तर होगा। ठीक है। क्लियर को फल का वाला होगा, सूरजमुखी के बीज जो है मुख्यतः असंतृप्त वसा होता है जो हमें तेल के रूप में प्राप्त होता है। ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ जो क्लास है पूरी होती है। उम्मीद करता हूँ आप सबको क्लास जो अच्छी लगी, पसंद अपना जो फीडबैक है क्लास के बारे में नीचे कमेंट में, क्लास अच्छी है क्लास को लाइक करेंगे, चैनल पहले चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। उम्मीद करता हूँ क्लास क्लास आपको पसंद आई है। ठीक है। बाकी कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई करिएगा नीचे कमेंट में पूछ लेगा और क्या करेंगे आप लोग रिवीजन करेंगे, अपना प्रैक्टिस करते रहेंगे।
तो मिलते हैं आपसे आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।